नमस्कार। मैं विकास आप सभी को अपने विकास जीएस क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बीपीएससी 67वीं परीक्षा के लिए मॉडल सेट संख्या 4 का पार्ट बी का अध्ययन करेंगे। आइए वर्ग की शुभारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 55 है, भारत में सूफियों का आगमन किस शताब्दी में हुआ? ऑप्शन नंबर ए 9वीं शताब्दी, बी 10वीं शताब्दी, सी 12वीं शताब्दी, डी 13वीं शताब्दी, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 10वीं शताब्दी में। सूफियों का जो आगमन हुआ था भारत में वह 10वीं 11वीं शताब्दी में हुआ था। अगर ये पूछा जाए जो किसके आगमन हुआ था सबसे पहले, तो सबसे पहले जो किस सूफियों का आगमन हुआ तो वह हुआ था महमूद गजनवी का। किसका हुआ था? तो वह महमूद गजनवी का। अगर प्रश्न ये आ जाए जो कि सबसे पहले प्रथम सूफी संत कौन आए थे भारत, तो वह आए थे शेख इस्माइल। कौन आए थे? तो वह शेख इस्माइल भारत आए थे। भारत में कहाँ पर? तो पहले भारत और पाकिस्तान एक था, तो सबसे पहले लाहौर में आए थे शेख इस्माइल। तो भारत में सूफियों का आगमन किस शताब्दी में हुआ? तो 10वीं शताब्दी में। प्रश्न संख्या 56, अलवार संत किसके उपासक थे? ऑप्शन नंबर ए राम, बी कृष्ण, सी विष्णु, सी शिव, डी विष्णु, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी विष्णु। अलवार जो संत थे वह विष्णु के उपासक थे। तमिल किसके थे? तो विष्णु के उपासक थे। तमिल संतों में 12 वैष्णवी संतों को तमिल जो ग्रंथ है, तमिल जो संत की जो समूह है उसमें 12 वैष्णवी भक्तों को अलवार संत के नाम से जाना जाता है। ये सब पूर्ण रूप से ईश्वर के प्रति समर्पित और आश्रित थे। अलवार संत का अर्थ की बात करें तो अलवार का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जिसने स्वयं को ईश्वर की आस्था में पूर्णतया तिरोहित कर दिया हो। इसका काल की बात करें, अलवार संत की काल की बात, तो 6वीं से 9वीं शताब्दी तक। 6वीं से 9वीं शताब्दी तक अलवार संत किसके उपासक थे? तो वह थे विष्णु के। प्रश्न संख्या 57, पुस्तक हितोपदेश के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए नारायण पंडित, बी विष्णु शर्मा, सी नागार्जुन, डी इनमें से कोई नहीं, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए नारायण पंडित। पुस्तक हितोपदेश के लेखक कौन है? तो वह है नारायण पंडित। हितोपदेश पुस्तक के लेखक हो गए नारायण पंडित यहाँ। और हितोपदेश भारतीय जनमानस तथा परिवेश से प्रभावित एक उपदेशात्मक कथाएं है। ये जो हितोपदेश है यह एक उपदेशात्मक कथाएं हैं भारतीय जनमानस और परिवेश से संबंधित। प्रश्न संख्या 58, किस भारतीय शासक ने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए? ऑप्शन नंबर ए हैदर अली, बी मीर कासिम, सी शाह आलम द्वितीय, डी टीपू सुल्तान, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे। और टीपू सुल्तान ने ही व्यापार, वाणिज्य एवं अन्य संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से क्यों विभिन्न देशों में भी दूतावास स्थापित किए थे? तो व्यापार, वाणिज्य और अन्य संबंधों को मजबूत करने के लिए इन्होंने अर्थात टीपू सुल्तान ने विभिन्न देशों में अपना दूतावास की स्थापना किए थे। और इतना ही नहीं, आधुनिक यूरोपीय पद्धति पर अपनी सैन्य व्यवस्था को मजबूत किसने किया? तो वह भी किया था टीपू सुल्तान ने। प्रश्न संख्या 59, किस अधिनियम के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई? ऑप्शन नंबर ए भारतीय परिषद अधिनियम 1892, बी भारतीय परिषद अधिनियम 1909, सी भारत सरकार अधिनियम 1919, डी भारत सरकार अधिनियम 1935, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो अखिल भारतीय संघ की स्थापना किसके तहत हुई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई थी। अगर यहाँ हम लोग देखें भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में, तो इसके अनुसार सबसे पहले हम लोग क्या देखा? तो अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई और इसी अखिल भारतीय संघ में राज्यों और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया था। और इसने केंद्र और इकाइयों अर्थात राज्य और रियासतों के बीच 3 सूचियां जो कि संघ सूची, राज्य सूची और संबंधित सूची के आधार पर शक्तियों का बंटवारा किया था।
किसने? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ने। तो अखिल भारतीय संघ की स्थापना किसके तहत हुई? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। इसमें राज्यों और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया। इसमें केंद्र और इकाइयों अर्थात राज्य और रियासतों के बीच, किसके बीच? तो राज्य और रियासत के बीच जो बांटा गया था, तो इसमें केंद्र और राज्य के बीच अर्थात केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियां कर लाया गया। पहला था संघीय सूची जिसमें 59 विषय थे। संघ सूची में कितना? तो 59 विषय। दूसरा था राज्य सूची जिसमें कि 54 विषय थे। और तीसरा था समवर्ती सूची जिसमें कि 36 विषय थे। प्रश्न संख्या 60, जागीर संकट के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन नंबर ए इरफान हबीब, बी जे.एफ. रिचर्ड्स, सी डब्ल्यू.एच. मोरलैंड, डी सतीश चंद्र, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सतीश चंद्र। जागीर संकट के सिद्धांत को सतीश चंद्र ने प्रतिपादित किया था। तो सतीश चंद्र क्या थे? तो यह एक इतिहासकार, सतीश चंद्र एक इतिहासकार। इसके अनुसार अर्थात सतीश चंद्र के अनुसार मुगल साम्राज्य के विघटन की जड़ें उस मध्ययुगीन अर्थव्यवस्था में मिलती है जिसमें व्यापार, उद्योग और वैज्ञानिक विकास की प्रक्रिया शिथिल पड़ चुकी थी। जागीरदार प्रथा की नींव किसके शासन में? अगर बात करें यहाँ पर जागीर संकट के सिद्धांत, तो इसके प्रतिपादित किसने किया? सतीश चंद्र ने। अगर प्रश्न ये आ जाए जो कि जागीरदार प्रथा की नींव किसके शासन काल में पड़ी, तो वह पड़ी थी अकबर के शासन काल में जागीरदार प्रथा की नींव। प्रश्न संख्या 61, ब्रिटिश संसद में चार्ल्स वुड ने किस वर्ष इंडियन काउंसिल बिल पेश करते हुए निरंकुश सरकार की वकालत की? ऑप्शन नंबर ए 1861, बी 1856, सी 1857, डी 1858, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1861। ब्रिटिश संसद में चार्ल्स वुड ने 1861 में इंडियन काउंसिल बिल पेश करते हुए निरंकुश सरकार की वकालत की थी। और इसी में चार्ल्स वुड ने कहा था, इसी 1861 में जो संसद में इंडियन काउंसिल बिल पेश करते हुए भारत सचिव चार्ल्स वुड ने कहा था कि सारे अनुभव हमें यह बतलाते हैं कि जब एक विजेता जाति दूसरे जाति पर शासन करती है तो एक निरंकुश सरकार ही शासन का सबसे नरम रूप हो सकती है। प्रश्न संख्या 62, क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ता में कौन शामिल हुए थे या कौन थे? ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आजाद, बी महात्मा गांधी और सरदार पटेल, सी राजेंद्र प्रसाद एवं रफी अहमद किदवई, डी जे.बी. कृपलानी एवं सी राजगोपालाचारी, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आजाद क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार में शामिल हुए थे। क्रिप्स मिशन की बात करें तो क्रिप्स मिशन कब भारत आया था? तो 1942 में भारत आया था। कब आया था क्रिप्स मिशन भारत? तो यह आया था 1942 में। 1942 में भारत आया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? अर्थात क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष की बात करें तो वह थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। कौन थे इसके अध्यक्ष? तो वह थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। और क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी भारत में। तो क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद कौन से आंदोलन? तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुए। क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे स्टैफोर्ड क्रिप्स। और क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? भारत के तरफ से कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार तो वह थे जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद। क्रिप्स मिशन भारत आया कब था? तो वह आया था 1942 में। प्रश्न संख्या 63, भारतीय पत्रकारिता का जनक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय, बी दयानंद सरस्वती, सी ज्योतिबा फुले, डी सत्येंद्र नाथ टैगोर, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय। भारतीय पत्रकारिता का जनक किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय ने बंगाली, हिंदी, अंग्रेजी में अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया था। किस किस में? तो याद रखिएगा, बंगाली, हिंदी और अंग्रेजी में अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन और संपादन किया था। किसने? तो राजा राम मोहन राय ने। इनके अगर प्रमुख
राजा राम मोहन राय की प्रमुख अगर यहाँ पर बात करें पत्रों में, तो वह है कौमुदी, मिरातुल अखबार और बंगदूत। राजा राम मोहन राय के प्रमुख अगर बात करें यहाँ पर पत्रों में तो कौन है, तो संवाद कौमुदी याद रखिएगा, मिरातुल अखबार और बंगदूत। तो यह प्रश्न था, भारतीय पत्रकारिता का जनक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है, तो वह कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। प्रश्न संख्या 64, दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन आंदोलन प्रारंभ हुआ। ऑप्शन नंबर ए भारत छोड़ो आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी होम रूल आंदोलन, डी असहयोग आंदोलन, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सविनय अवज्ञा आंदोलन। दांडी यात्रा के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रारंभ हुआ था। इसके अंतर्गत देखें हम लोग तो गांधी जी ने कब, तो 1930 गांधी जी ने मार्च 1930 में नमक कानून के विरोध में अपने अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा प्रारंभ किया था और तथा 1930 में कब, तो अप्रैल 1930 में ही दांडी नामक स्थान पर नमक बनाकर कानून तोड़ा था। किसने, तो गांधी जी ने। और इसी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी शुरुआत हुई थी 1930 में ही। तो दांडी यात्रा के साथ कौन सा आंदोलन शुरू हुआ, तो वह हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। कब, तो वर्ष 1930 में। सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दिया गया है यहाँ पर, ये होगा पुस्तक, और यहाँ सूची 2 में दिया गया है लेखक। तो पुस्तक की अगर बात करें तो एक ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कॉमनवेल्थ, बी है फ्री हिंदुस्तान, सी इंडिया डिवाइडेड, डी अनहैप्पी इंडिया। उसके बाद सूची 2 को देखें, लेखक के नाम है तो पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा एनी बेसेंट, तीसरा है तारकनाथ दास, चौथा है लाला लाजपत राय। इसका यहाँ कोड दिया गया है ABCDE। इसका हम लोग डायरेक्ट आंसर देखते हैं क्या होगा, मिलान करते हैं। कॉमनवेल्थ जो है, कॉमनवेल्थ के लेखक कौन है, तो कॉमनवेल्थ के लेखक है एनी बेसेंट। कॉमनवेल्थ के लेखक एनी बेसेंट। अगर यहाँ हम लोग बात करें फ्री हिंदुस्तान का, तो इसके लेखक है तारकनाथ दास। तारकनाथ दास किसके लेखक हैं, किस पुस्तक के, तो वह है फ्री हिंदुस्तान के। अगर बात करें इंडिया डिवाइडेड की, तो इंडिया डिवाइडेड लिखे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अनहैप्पी इंडिया लिखे थे लाला लाजपत राय। तो यहाँ हम लोग कॉमनवेल्थ पुस्तक किसने लिखा, तो एनी बेसेंट। फ्री हिंदुस्तान किसने लिखा, तो तारकनाथ दास। इंडिया डिवाइडेड किसने लिखा, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अनहैप्पी इंडिया किसने लिखा, तो लाला लाजपत राय। तो प्रश्न संख्या 66, वेलेस्ली द्वारा शुरू किए गए सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों का सही क्रम बताइए। 1 है हैदराबाद, 2 मैसूर, 3 तंजौर, 4 अवध। कूट दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 1 2 3 4। सही क्रम बताना है 1 2 3 4। बी है 1 3 4 2, सी है 1 2 4 3, डी 1 4 3 2। क्रम में बताना है, सबसे पहले किसका हुआ, उसके बाद किसका हुआ, उसके बाद किसका हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4। सबसे पहले हैदराबाद का 1798 में, हैदराबाद का 1798 में। उसके बाद किया गया था मैसूर का 1799 में। इसके बाद देखिए तो तंजौर का, तंजौर हुआ था 1799 में ही, लेकिन तंजौर बाद में हुआ, मैसूर इसके पहले हुआ था। अगर हम लोग यहाँ बात करें अवध की, तो अवध हुआ था 1801 में। यहाँ और ये देखना हो तो पेशवा का जो हुआ था 1802 में, भोसले 1803 में, और सिंधिया का मिलाया गया था 1804 में। तो सहायक संधि की यहाँ बात करें
सहायक संधि, पिलजली द्वारा शुरू किए गए सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों का सही क्रम क्या होगा? तो सबसे पहले होगा हैदराबाद, जिसे 1798 में, मैसूर 1799 में, तंजौर को 1799 में ही, और अवध को 1801 में। अगर यहाँ बात करें हम लोग सहायक संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो बिना खर्च के सेना को संगठित करना तथा फ्रांसीसी भय को समाप्त करना था सहायक संधि का उद्देश्य। सहायक संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बिना खर्च के सेना को संगठित भी करना है और फ्रांसीसी जो भय था उसे समाप्त भी करना था। प्रश्न संख्या 67, आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 किस संधि के तहत समाप्त हुआ? ऑप्शन नंबर ए काठमांडू की संधि, बी विराटनगर की संधि, सी सुगौली की संधि, डी जयनगर की संधि, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सुगौली की संधि। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 सुगौली की संधि के साथ समाप्त हुआ था। यहाँ हम लोग देखें तो यह जो आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था 1814 से 16, यह नेपाल ने भारत के कुछ क्षेत्रों पर अपना दावा पेश किया था। इसके तहत किया गया था, तो नेपाल जो है भारत पर कुछ अपने क्षेत्रों का दावा पेश कर रहा था तथा इसके देखते हुए दावा पेश करते हुए नेपाल ने भारत पर आक्रमण भी कर दिया था। इसके बाद अंततः हेस्टिंग्स ने उसे पराजित किया, किसको? तो नेपाल को। और दोनों पक्षों में सुगौली की संधि भी 1816 में सुगौली की संधि हुई भारत और नेपाल के बीच, और उसके बाद शांति की सुगौली की संधि के साथ ही द्वारा ही शांति की स्थापना किया गया। और इसी संधि से नेपालियों ने काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना भी स्वीकार कर लिया। किस संधि के बाद? तो आंग्ल नेपाल युद्ध जो हुआ था 1814-16, इसके लिए शांति की एक संधि हुई थी, सुगौली की संधि, जिसके तहत शांति स्थापित हुई। और इसी संधि में, सुगौली की संधि में ही काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना भी नेपाल के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। प्रश्न संख्या 68, सार्वजनिक निर्माण विभाग और लोक शिक्षा विभाग स्थापित करने का श्रेय किस गवर्नर को दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए विलियम बेंटिंग, बी लॉर्ड डलहौजी, सी कैनिंग, डी लॉर्ड रिपन, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डलहौजी को। सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के समय हुई थी और वाणिज्य सुधार के अंतर्गत इसने भारत के बंदरगाहों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खोल दिया। और 1854 ईस्वी में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना डलहौजी ने ही किया था। कब किया था? तो यह किया था 1854 में। तो सार्वजनिक निर्माण विभाग और लोक शिक्षा विभाग की स्थापना का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को हो जाता है। प्रश्न संख्या 69, अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कैसे किया गया? व्यक्तिगत सिद्धांत के आधार पर, ऑप्शन नंबर बी सहायक संधि के आधार पर द्वारा, सी है कुशासन का आरोप लगाकर, डी आपसी समझौता से, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कुशासन का आरोप लगा करके अवध का विलय किया गया ब्रिटिश साम्राज्य में। डलहौजी का जो था व्यक्तिगत सिद्धांत के आधार पर, व्यक्तिगत का जो सिद्धांत था, डलहौजी जब व्यक्तिगत सिद्धांत के आधार पर अवध का विलय नहीं कर सका था, इसके बाद इसने गैर सरकारी और कमीशन आउटरम की अध्यक्षता बिठाया। किसने? तो डलहौजी ने। और इसकी रिपोर्ट के आधार मानकर कुशासन का आरोप लगाते हुए अवध को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। और इस समय यहाँ का नवाब कौन थे जिस समय अवध को मिलाया गया था? उस समय थे यहाँ का नवाब, अवध का नवाब कौन थे? तो वह थे नवाब वाजिद अली शाह। कौन थे? तो नवाब वाजिद अली शाह। तो अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कैसे किया गया? तो कुशासन का आरोप लगाकर। प्रश्न संख्या 70, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया? ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रथम, बी राजेंद्र द्वितीय, सी राजराज प्रथम, डी गजराज तृतीय, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी राजराज प्रथम ने। राजराज प्रथम ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। अगर इसका बात करें, ये जो राजराज प्रथम थे ये कौन से शासक थे? तो यह थे चोल शासक।
चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था और इसी बृहदेश्वर मंदिर को यूनेस्को ने 1987 में विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया। और किस काल में, तो चोल के काल में जो निर्मित जो नटराज की मूर्ति है वह भी एक विश्व प्रसिद्ध है। तो बृहदेश्वर मंदिर को कब यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया, तो याद रखिएगा कब, तो 1987 में। तो तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया, तो वह करवाया राजराज प्रथम। राजराज प्रथम किससे थे, तो वह चोल शासक थे। और बृहदेश्वर मंदिर को कब, तो 1987 में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और इसी काल के, चोल काल के जो निर्मित नटराज की मूर्ति है उस मूर्ति को भी विश्व प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 71, ये हिंदू धर्म और इस्लाम शाब्दिक अर्थ में धर्म नहीं है, बल्कि यह दो पृथक और स्पष्ट सामाजिक अवस्थाएं हैं। हिंदू और मुसलमान कभी एक राष्ट्र के रूप में रह सकते हैं, यह कोरा स्वप्न है। यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए चौधरी रहमत अली, बी मोहम्मद अली जिन्ना, सी लॉर्ड लिथगो, डी लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद अली जिन्ना ने। मोहम्मद अली जिन्ना ने ही कहा था कि ये हिंदू धर्म और इस्लाम शाब्दिक अर्थ में धर्म नहीं है, बल्कि यह दो पृथक और स्पष्ट सामाजिक अवस्थाएं हैं। हिंदू और मुसलमान कभी एक राष्ट्र के रूप में रह सकते हैं, यह एक कोरा स्वप्न है। अर्थात यह एक स्वप्न था, उनके कहने का अर्थ मतलब ये है जिन्ना के अनुसार, जो कि यह एक सपना है जो कि हिंदू मुस्लिम एक जगह रह सकते हैं, एक राष्ट्र में रह सकते हैं। प्रश्न संख्या 72, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में किसका लेख मिलता है? ऑप्शन नंबर ए जहांगीर, बी शाहजहां, सी अकबर, डी औरंगजेब, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जहांगीर। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर जहांगीर का लेख मिलता है। किसका लेख मिलता है? तो वह जहांगीर का लेख मिलता है। अगर बात करें समुद्रगुप्त के बारे में ही, तो समुद्रगुप्त को दो उपाधियां भी दी गई है। पहला तो अजात शत्रु की उपाधि और दूसरा कहा जाए तो भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो वह भी कहा जाता है समुद्रगुप्त को। और अजात शत्रु किसे कहा जाता है? अजात शत्रु की उपाधि किसे दी गई? तो वह भी दी गई समुद्रगुप्त को है। प्रश्न संख्या 73, कन्नौज से पूर्व हर्ष की राजधानी कहाँ थी? प्रयाग, राजगृह, थानेश्वर, वल्लभी, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी थानेश्वर। कन्नौज से पूर्व हर्ष की राजधानी कहाँ थी? तो वह थी थानेश्वर। अर्थात यह हर्ष है, हर्ष की राजधानी थी। हर्ष के समय में ही एक बात और यहाँ याद रखें, अगर प्रश्न ये आ जाए जो ह्वेनसांग किसके काल में आया था, तो इसी हर्ष के काल में ही ह्वेनसांग भारत आया। चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके काल में आया था? तो हर्ष के समय में ही। अगर यहाँ बात करें यह जो कन्नौज से पूर्व, तो प्रारंभिक तो हो गया था थानेश्वर, लेकिन उसके बाद कहाँ हो गया था? इसको ट्रांसफर किया गया था हर्ष की राजधानी को, तो वह किया गया था कन्नौज। और हर्षवर्धन को चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। तो हर्षवर्धन को अर्थात इसी हर्ष को किसने नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था? तो वह किया था पुलकेशिन द्वितीय ने। और हर्ष के समय ही ह्वेनसांग जो चीनी विद्वान थे, चीनी यात्री ह्वेनसांग थे, वह भारत आए थे। प्रश्न संख्या 74, नदी के प्राचीन एवं आधुनिक नामों की सूची में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए कुंभा काबुल, बी पुरुषनी रावी, सी सदा नीरा गंडक, डी सतुद्री सतलज, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई। अर्थात यहाँ पे जितना दिया गया है सूची सभी के सभी सही सम्मिलित है। कुंभा का नया नाम हो गया काबुल, पुरुषनी का हो गया रावी, सदा नीरा का गंडक, सतुद्री का सतलज। काबुल कुंभा का क्या नाम हो गया? काबुल। सदा नीरा का क्या हो गया? गंडक। पुरुषनी का क्या हो गया नया नाम? रावी। और सतुद्री का हो गया है सतलुज। ऋग्वेद में अगर यहाँ पे बात करें तो यह सब ऋग्वेदिक काल की है। जब हम लोग इतिहास के अंतर्गत वैदिक काल का अध्ययन करेंगे उसमें सभी का नाम आएगा। तो ऋग्वेद में कुल कितनी नदियों की चर्चा की गई है? तो उसमें 42 नदियों की चर्चा की गई है, याद रखिएगा।
प्रश्न संख्या 75, भूदान आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था? ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय क्षेत्र में श्रीकाकुलम से में, बी आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में अल्लूर में, सी आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में पोचमपल्ली में, और डी आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में अमलापुरम में। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में पोचमपल्ली में भूदान आंदोलन सबसे पहले शुरू हुआ था। और किसने शुरू किया था? तो वह किया था विनोबा भावे ने। प्रश्न संख्या 76, निम्नलिखित घटनाक्रमों को सबसे पहले से शुरू करके कालक्रम में सजाइए। घटना दिया गया, पहला घटना है गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु, दूसरा है कंपनी का उत्तरी सरकार पर कब्जा, तीसरा है मीर कासिम का बंगाल बिहार से पलायन, चौथा है अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। ऑप्शन दिया गया ए 1 2 3 4, बी 1 2 4 3, सी 1 3 4 2 4, डी 1 4 3 2। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 1 4 3 2। 1 4 3 2। सबसे पहले एक की बात करें तो गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु कब हुआ था? तो वह हुई थी 1708 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 1708 ईस्वी में। गुरु गोविंद सिंह किसके समकालीन थे? तो औरंगजेब के समकालीन थे। अगर यहाँ बात करें, दूसरा ऑप्शन दिया गया कंपनी का उत्तरी सरकार पर कब्जा, तो इसका ईस्ट इंडिया कंपनी का उत्तरी सरकार पर कब्जा कब हुआ? तो वह हुआ था 1766 में। कब हुआ था उत्तरी सरकार पर कब्जा ईस्ट इंडिया कंपनी का? तो 1766 में। इसके बाद तीसरा ऑप्शन दिया गया है मीर कासिम का बंगाल बिहार से पलायन, तो यह मीर कासिम का बिहार बंगाल से पलायन कब हुआ था? तो वह हुआ था 1763 में। कब? तो 1763 में। और चौथा देखिए अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण कब हुआ था? तो वह हुआ था 1748 में। कब? तो 1748 में। तो सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु कब हुई? 1708 में। कंपनी का उत्तरी सरकार पर कब्जा कब हुआ? 1766 में। मीर कासिम का बंगाल बिहार से पलायन कब हुआ? 1763 में। अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण कब हुआ? तो 1748 में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्या था? जो कि निम्नलिखित घटनाक्रम में को सबसे पहले से शुरू करके काल कर। सबसे पहले कौन घटना हुआ? गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु 1708 में। उसके बाद कौन हुआ? अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण 1748 में। उसके बाद कौन हुआ? तो मीर कासिम का बंगाल बिहार से पलायन 1763 में। इसके बाद अंतिम में कौन हो रहा है? तो कंपनी का उत्तरी सरकार पर कब्जा 1766 में। इस प्रकार इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर डी 1 4 3 2। पीएम किसान, प्रश्न नंबर 77, पीएम किसान सम्मान योजना का वित्त पोषण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए भारत और राज्य सरकार द्वारा 75 और 25 के अनुपात में, बी है भारत एवं राज्य सरकार द्वारा 50-50%, सी है 100% राज्य सरकार के द्वारा, डी दिया गया है 100% केंद्र सरकार के द्वारा। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 100% केंद्र सरकार के द्वारा। अर्थात पीएम किसान सम्मान योजना जो शुरू योजना के तहत जो वित्त पोषण का, अर्थात किसान को जो रुपया दिया जाता है, जो किसान खेती करते हैं उन किसानों को जो रुपया दिया जाता है पीएम किसान निधि के अंतर्गत, इसमें 100% किसके द्वारा दिया जाता है? तो केंद्र सरकार के द्वारा। किस माध्यम से? तो डीबीटी के माध्यम से, अर्थात डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। डायरेक्ट 100% किसके द्वारा दी जाती है? तो वह दी जाती है केंद्र सरकार के द्वारा। कैसे दिया जाता है? तो 4-4 महीने पर 3 बार 4-4 महीने पर दिया जाता है। 4 महीने बाद 2000, फिर 4 महीने बाद 2000, 4 महीने बाद, अर्थात 4 कितना हो गया? 12 महीने। तो 12 महीने में कितना दिया जाता है? 6000 रुपया किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से 2-2 हज़ार के किस्त, 2-2 हज़ार के 3 किस्तों में 4-4 महीने पर किस्त के माध्यम से, तो सीधे डीबीटी के माध्यम से, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से। प्रश्न संख्या 78, निम्न में सेबी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1998 को हुई। दूसरा दिया गया है 30 जनवरी 1922 को इसे वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। तीसरा इसका मुख्यालय मुंबई में है। चौथा है यह शेयर बाजार को नियंत्रित और विनियमित करने वाली संख्या है।
ऑप्शन नंबर ए 1 और 3, बी 2 और 4, सी 1 2 3, डी 1 2 3 4, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4। अर्थात यहाँ जितना कथन दिया गया है सभी कथन सही है। सबसे पहले सेबी को देखें तो सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका हिंदी में होता है नाम भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। यह क्या करती है, तो जनता से 100 करोड़ से अधिक धनराशि जुटाने वाली सभी योजनाएं हैं। सभी योजनाएं जो है किसके दायरे में आती है, तो सेबी के दायरे में। जनता से 100 करोड़ से अधिक धनराशि जुटाने वाली जितनी भी योजना है वह सभी योजना किसके दायरे में आती है, तो सेबी के दायरे में। इसकी स्थापना कब हुआ सेबी का, तो 12 अप्रैल 1988 को। 30 जनवरी 1922 को इसे क्या दिया गया, तो वैधानिक दर्जा। सेबी का मुख्यालय कहाँ है, तो वह है मुंबई में। और यह क्या करती है, तो यह शेयर बाजार को नियंत्रित और विनियमित करने वाली संख्या है। कौन विनियमित करने वाली संख्या नहीं है, ये संस्था है। कौन, तो सेबी। तो सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988, 30 जनवरी 1992 को। इससे वैधानिक दर्जा, इसका मुख्यालय मुंबई, और यह शेयर बाजार को नियंत्रित और विनियमित करने वाली एक संस्था है। और सेबी क्या करती है, तो जनता से 100 करोड़ से अधिक धनराशि जुटाने वाली जितनी भी योजना है सभी योजनाएं किसके दायरे में आती है, तो वह भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के दायरे में आता है। इस प्रकार इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा मद राजस्व प्राप्ति में शामिल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए प्रत्यक्ष कर, बी अप्रत्यक्ष कर, सी विदेशों से प्राप्त सहायता, डी सरकार द्वारा लिया गया ऋण, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सरकार द्वारा लिया गया ऋण। सरकार द्वारा लिया गया ऋण राजस्व प्राप्ति में शामिल नहीं होता है। प्रश्न संख्या 81, अखिल भारतीय ट्रेंडिंग पोर्टल इनाम का टैगलाइन क्या है। ऑप्शन नंबर ए उत्तम फसल उत्तम इनाम, बी जल जीवन हरियाली, सी एक मौसम एक दर, डी किसानों की आय दोगुना करना, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तम फसल उत्तम इनाम। अखिल भारतीय ट्रेंडिंग पोर्टल ई नाम का टैगलाइन क्या है, तो वह है उत्तम फसल उत्तम इनाम। प्रश्न संख्या 82, एंटीपोर्ट व्यापार से तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर ए निर्यात व्यापार, बी आयात व्यापार, सी तटीय व्यापार, डी निर्यात के लिए आयात की गई वस्तुएं, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी निर्यात के लिए आयात की गई वस्तुएं। एंटीपोर्ट व्यापार से क्या तात्पर्य है, तो निर्यात के लिए आयात की गई वस्तुएं। जब कोई वस्तु या सेवा एक देश से आयात किया जाता है और दूसरे देश में निर्यात किया जाता है तो उसे एंटीपोर्ट व्यापार कहा जाता है। यहाँ हम लोग देखें एंटीपोर्ट व्यापार क्या होता है, तो मान के चलिए कोई भी वस्तु या सेवा है जो एक देश से आयात किया गया और उसी वस्तु या सेवा को दूसरे देश में निर्यात किया जाता है। एक देश से आयात किया गया और उसे दूसरे देश में क्या किया गया, निर्यात किया गया, तो इसे एंट्रीपोर्ट व्यापार कहा जाता है। तो एंट्रीपोर्ट व्यापार से क्या तात्पर्य है, तो निर्यात के लिए आयात की गई वस्तुएं। प्रश्न संख्या 83, निम्न में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक समूह द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती है। ऑप्शन नंबर ए विश्व विकास संकेतक, बी वैश्विक वित्तीय विकास रिपोर्ट, सी वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट, डी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई। जितने भी रिपोर्ट है यहाँ पर जितने भी रिपोर्ट है सभी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो विश्व बैंक द्वारा। कौन कौन सा रिपोर्ट जारी किया था विश्व बैंक द्वारा, तो विश्व विकास संकेतक, वैश्विक वित्तीय विकास रिपोर्ट, वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इसके अतिरिक्त भी कई रिपोर्ट है जैसे कि याद रखिएगा विश्व विकास रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा ही जारी किया जाता है। इसके अतिरिक्त कमोडिटी मार्केट आउटलुक रिपोर्ट भी किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो वह विश्व बैंक के द्वारा है। तो विश्व बैंक के द्वारा कौन कौन सा रिपोर्ट जारी किया जाता है, विश्व विकास संकेतक, विश्व वित्तीय विकास रिपोर्ट,
वित्तीय विकास रिपोर्ट, वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट और विश्व विकास रिपोर्ट, कमोडिटी मार्केट आउटलुक रिपोर्ट भी किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व बैंक द्वारा। प्रश्न संख्या 84, वाणिज्यिक कृषि के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए, कथन एक दिया गया है, वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार को ध्यान में रखकर किया जाता है। दूसरा है, इस कृषि के अंतर्गत अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। तीसरा है, वाणिज्यिक कृषि में रोपण कृषि, मिश्रित कृषि एवं निर्वाह कृषि शामिल है। चौथा है, तीसरा तीन ही कथन दिया गया है। कूट दिया गया है ऑप्शन नंबर ए 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी 1 और 3, डी 1 2 3। उपयुक्त में से कोई नहीं, ई दिया गया उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 और 2। वाणिज्यिक कृषि के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो पहला और दूसरा कथन सही है। वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार को ध्यान में रखकर किया जाता है, ये सही था। दूसरा है, जो कि इस कृषि के अंतर्गत अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है, तो दोनों कथन यहाँ सही है। प्रश्न संख्या 85, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वर्तमान मूल्य प्रति व्यक्ति आय कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 50,735 रुपया, बी 34,413 रुपया, सी 45,540 रुपया, डी 50,000 रुपया। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 50,735 रुपया। पर बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो 50,735 रुपया। प्रश्न संख्या 86, विकासशील देशों में निजी उद्योगों के निवेश के लिए विश्व बैंक समूह कौन सी संस्था पूंजी उपलब्ध कराती है? विश्व बैंक की कौन सी संस्था पूंजी उपलब्ध कराती है? ऑप्शन नंबर ए विश्व बैंक, बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सी अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, डी विकास व्यापार संगठन। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। विकासशील देशों में किसमें? तो विकासशील देशों में निजी उद्योगों के निवेश के लिए विश्व बैंक समूह की कौन सी संस्था पूंजी उपलब्ध कराती है? तो विश्व बैंक समूह की अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम संस्था पूंजी उपलब्ध कराती है विकासशील देशों में निजी उद्योगों के निवेश के लिए। या हम लोग बात करें अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के अंतर्गत, तो इसका स्थापना कब हुआ था? तो 11 अप्रैल 1955 में। कब? तो 11 अप्रैल 1955 में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना हुआ और 1962 में यह संयुक्त राष्ट्र संघ का एक विशिष्ट अभिकरण बन गया। कब संयुक्त राष्ट्र संघ का विशिष्ट अभिकरण बना? तो 1962 में। कौन? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। और इसका मुख्यालय कहाँ अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की? तो इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के संबंध में हम लोगों ने क्या क्या देखा? तो पहला बात, 11 अप्रैल 1955 को अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना हुई। 1962 में संयुक्त राष्ट्र संघ का एक विशिष्ट अभिकरण बन गया और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी। तो विकासशील देशों में निजी उद्योगों के निवेश के लिए विश्व बैंकों के समूह की कौन सी संस्था पूंजी उपलब्ध कराती है? तो वह संस्था है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। प्रश्न संख्या 87, बीमा संशोधन विधेयक 2021 पारित कर भारतीय संसद ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई को कितना कर दिया? ऑप्शन नंबर ए 38 से 76%, बी 39% से 75%, सी 49% से 74%, डी 35% से 51%। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 49% से 74%। भारतीय संसद ने बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया है। प्रश्न संख्या 88, बजट 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से या से योजना कोर ऑफ कोर में शामिल है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, बी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, सी अनुसूचित जातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला योजना, डी अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला योजना। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। अर्थात यहाँ सही उत्तर होगा, यहाँ जितनी भी योजनाएं दिए गए सभी कोर ऑफ कोर में शामिल है।
कौन कौन सी योजना दिया गया है? तो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, अनुसूचित जातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला योजना, अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला योजना, ये सभी योजना कोर ऑफ कोर में शामिल है। बजट 2020-21 के अनुसार सभी यहाँ जितनी योजना दी गई है, चारों के चारों योजना कोर ऑफ कोर में शामिल किया गया है। यहाँ हम लोग बात करें कोर ऑफ कोर योजनाएं होती क्या है, तो कोर ऑफ कोर योजनाएं एक ऐसी योजनाएं होती है जो सामाजिक संरक्षण और सामाजिक समावेशन के लिए आवश्यक है और नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा के लिए उपलब्ध धन पर प्राथमिक रूप से आधारित है। क्या होती है कोर ऑफ कोर योजनाएं? तो ऐसी योजनाएं जो सामाजिक संरक्षण और सामाजिक समावेशन के लिए आवश्यक है और नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा के लिए उपलब्ध धन पर प्राथमिक रूप से आधारित है। प्रश्न संख्या 89, भारतीय संविधान सरकार को किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक बजट बनाने का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 265, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 266, ये उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 112। भारतीय संविधान सरकार को किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक बजट बनाने का अधिकार देता है? तो वह देता है अनुच्छेद 112 अधिकार देता है। अनुच्छेद 112 के तहत सरकार को बजट बनाने का अधिकार है। वहीं हम लोग बात करें अनुच्छेद 110 का, तो धन विधेयक को परिभाषित क्या किया गया है? तो वह किया गया अनुच्छेद 110 में। अगर बात करें अनुच्छेद 265 का, तो नए कर कानूनी प्रावधान के बिना नहीं लगाया जा सकता। नए जो भी कर होगा वो कानूनी प्रावधान के बिना नहीं लगाया जा सकता। यह कहाँ लिखा गया है? तो अनुच्छेद 265 में। अगर बात करें यहाँ हम लोग अनुच्छेद 266 का, तो संसदीय अनुमति के बिना व्यय पर रोक का प्रावधान, और संसदीय अनुमति के बिना व्यय पर रोक का प्रावधान किसमें है? तो अनुच्छेद 266। तो भारतीय संविधान सरकार को किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक बजट बनाने का अधिकार देता है? तो वह है अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 12 सरकार को बजट बनाने का अधिकार देता है। 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया। 265 में नए कर कानूनी प्रावधान के बिना नहीं लगाए जा सकते लिखा गया है, और वही 266 में संसदीय अनुमति के बिना व्यय पर रोक का प्रावधान किया गया। किसमें? तो अनुच्छेद 266 में। प्रश्न संख्या 90, 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण निम्नलिखित में से किसे समर्पित किया गया? किसानों को, सैनिकों को, दुकानदारों को, कोरोना वॉरियर्स को। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोरोना वॉरियर्स को। 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण कोरोना वॉरियर्स को समर्पित किया गया। आर्थिक सर्वेक्षण की कवर को और देखेंगे हम लोग। 2020-21 का जो आर्थिक सर्वेक्षण था उसका जो कवर था उस पर डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य कर्मियों को तस्वीर लगाया गया था डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य कर्मी का। इसके साथ ही इकोनॉमिक सर्वे ऐप भी लॉन्च किया गया। प्रश्न संख्या 91, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 26 नवंबर, बी 26 जनवरी, सी 26 दिसंबर, डी 15 अगस्त। ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें संविधान दिवस कब से मनाया जाता है, तो वर्ष 2015 से। कब से? तो वर्ष 2015 से मनाया जाता है 26 नवंबर को संविधान दिवस। प्रश्न संख्या 92, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ऑप्शन नंबर ए ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, बी गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, सी विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया, डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली जो संवैधानिक सभा थी उसके सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। इसके अंतर्गत अगर देखें तो विधानसभाओं द्वारा तो चुना ही गया, और बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में ही प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे बी.आर. अम्बेडकर, और इनकी अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति को 29 अगस्त 1947 को गठित किया गया था। 1947 को। प्रश्न संख्या 93, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का विचार कहाँ से लिया गया? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका से, बी ब्रिटेन से, सी दक्षिण अफ्रीका से, डी फ्रांस से। ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक।
इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका से भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का विचार लिया गया। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो दक्षिण अफ्रीका से ही पहला लिया गया क्या चीज, तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। अगर दूसरा क्या लिया गया था दक्षिण अफ्रीका से, तो राज्यसभा सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया को ग्रहण किया गया। किससे लिया गया, तो वह भी दक्षिण अफ्रीका से राज्यसभा सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया को ग्रहण किया गया। अगर यहाँ बात करें फ्रांस के संबंध में, तो फ्रांस के संविधान से हम लोगों ने स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व का सिद्धांत और गणतंत्रात्मक व्यवस्था को ग्रहण किया। क्या क्या फ्रांस से ग्रहण किया, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत और गणतंत्रात्मक व्यवस्था को ग्रहण किया। कहाँ से, तो फ्रांस से। तो भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया, तो वह लिया गया दक्षिण अफ्रीका से। प्रश्न संख्या 94, मौलिक अधिकारों का हनन होने पर अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 226 के तहत जारी होने वाले रिट निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार निवारण, प्रतिषेध। बी दिया गया है बंदी, प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, परमादेश। सी दिया गया है बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। और ई दिया गया है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी किए गए हैं। इस अनुच्छेद को संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा जाता है। किसको, तो अनुच्छेद 32 को और अनुच्छेद 226 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसे कहा गया, तो अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 को। और उच्चतम न्यायालय को दिया गया है, तो उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 32 को संविधान की मूल विशेषता माना है और अनुच्छेद 32 का मूल उद्देश्य मूल अधिकारों को संरक्षण देने हेतु गारंटी, प्रभावी, सुलभ एवं संक्षेप उपचारों की व्यवस्था है। तो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत कौन कौन से रिट जारी किया जाता है, तो बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। प्रश्न संख्या 95, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, 10, 12, 13, 15। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 15। संविधान सभा महिलाओं की कुल कितनी संख्या, तो वह थी 15। प्रश्न संख्या 96, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया। ए आयरलैंड से, बी फ्रांस से, सी अमेरिका से, डी ब्रिटेन से। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन से एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया हमारे संविधान में। तो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया, तो सोवियत संघ रूस, पूर्व सोवियत संघ रूस से और ऑस्ट्रेलिया से। संवर्ती सूची और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जिसे प्रावधान शामिल किए गए। 97, जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किया जाता है तो राष्ट्रपति के पास विकल्प है। पहला, वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है। दूसरा, वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है। तीसरा, वह राज्यपाल को निर्देश दे सकता है कि वह विधेयक अर्थात धन विधेयक है या नहीं को राज्य विधायिका पुनर्विचार के लिए लौटा दे। चौथा दिया गया है राज्यपाल को स्वविवेक से निर्णय लेने के लिए अधिकृत कर सकता है। कूट दिया गया ए 1, 2, 3, 4, बी 1 और 2, सी 1, 2, 4, डी 1, 2, 3। ई उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3। देखिए 1, 2, 3 क्या है। जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किया जाता है तो राष्ट्रपति के पास क्या विकल्प है। पहला विकल्प, वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है। दूसरा विकल्प, वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है। तीसरा विकल्प, वह राज्यपाल को निर्देश दे सकता है कि वह विधेयक, कौन सा विधेयक, तो धन विधेयक है या नहीं को राज्य विधायिका को पुनर्विचार के लिए लौटा दे। यह तीनों के राष्ट्रपति के पास विकल्प होता है। प्रश्न संख्या 98, निम्नलिखित में से किसने पहली बार भारत के लिए संविधान सभा के सिद्धांतों को स्वीकृत किया। ऑप्शन नंबर ए, क्रिप्स प्रस्ताव, बी अगस्त प्रस्ताव,
सी कैबिनेट मिशन प्लान, डी साइमन कमीशन, ई उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अगस्त प्रस्ताव 1940। वर्ष 1900 इसके अंतर्गत हम लोग अगर देखें संविधान सभा के संबंध में, तो वर्ष 1934 में पहली बार भारत के लिए एक संविधान सभा के निर्माण का विचार किसने दिया था? तो वह दिया था एम एन रॉय ने। इसके आगे देखें तो 1935 में आते हैं। तो 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से भारत के संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा के गठन की मांग की थी। किसने? तो 1935 में किसने किया था पहली बार? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान के निर्माण की आधिकारिक रूप से मांग की, और इस मांग को ब्रिटिश सरकार द्वारा सिद्धांत तो स्वीकार कर लिया गया और इसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात 1935 में जो भारतीय कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की मांग की, इसी 1935 की मांग को अगस्त 1940 के रूप में भी जाना जाता है। अर्थात अगस्त प्रस्ताव 1940 के रूप में जाना जाता है। तो पहली बार भारत के लिए संविधान सभा के सिद्धांत को स्वीकृत हुआ। कौन सा सिद्धांत कब स्वीकृत हुआ? तो वह अगस्त प्रस्ताव 1940। प्रश्न संख्या 99, किसे कहा जाता है भारत का एक अर्ध संघात्मक राज्य है? किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड वाइस, बी, आइवर जेनिंग्स, सी, एच के लास्की, डी, केसी वियर, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी, केसी वियर ने कहा था कि भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है। इसके अंदर पूरा अगर वाक्य देखें तो केसी वियर के अनुसार भारतीय राज्य व्यवस्था की संरचना में एकात्मक व संघात्मक विशेषताओं के सम्मिश्रण के चलते केसी वियर ने अर्ध संघात्मक राज्य कहा था भारत को। क्यों कहा था? तो भारत की राज्य व्यवस्था की जो संरचना है इसमें एकात्मक और संघात्मक विशेषता के सम्मिश्रण है। प्रश्न संख्या 100, निम्नलिखित शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में अंतर्गत क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, क्रम में सजाइए। संविधान के प्रस्तावना में शब्द है, एक दिया गया है समता, 2 स्वतंत्रता, तीसरा बंधुत्व, 4 न्याय। नीचे दिए कोट का सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए, 2 1 3 4, बी 4 2 1 3, सी 4 1 2 3, डी 2 3 4 1, ई उपयुक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 4 2 1 3। सबसे पहले क्या होगा? तो न्याय, उसके बाद स्वतंत्रता, उसके बाद समता, उसके बाद बंधुत्व। प्रस्तावना में सबसे पहले अगर बात करें, इस चारों के अतिरिक्त से हम शुरू करते हैं। प्रस्तावना में सबसे पहले है सामाजिक, उसके बाद है आर्थिक, उसके बाद राजनीतिक न्याय, उसके बाद विचार, इसके बाद अभिव्यक्ति, उसके बाद विश्वास, उसके बाद धर्म, उसके बाद उपासना की स्वतंत्रता, तत्पश्चात प्रतिष्ठा और अवसर की समता, तथा अंत में बंधुत्वता बढ़ाने की बात की है। किस किस को? तो प्रस्तावना में सबसे पहले सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इसके बाद क्या जोड़ा गया है? तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। इसके बाद क्या है? तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता, तथा सबसे अंत में बंधुता बढ़ाने की बात शामिल की गई है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर क्या होगा? 4 2 1 3, ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार आज के वर्ग की समाप्ति की घोषणा यहीं पर करते हैं। मैं विकास, जय हिंद।